आवाज जा रहा है सभी को? हाँ रितेश का इसका आंसर आया था किसी का जी? बनाए हो ये सवाल? अच्छा, इस सवाल हम पीडीएफ नहीं भेजे होंगे, तुम लोग बनाए भी नहीं होंगे। जल्दी से अभी ट्राई करो, तब तक आरुल आ रहा है। बनाओ तब तक, जल्दी से फटाक से ट्राई करो। इसका फॉर्मूला कौन बोलेगा बताओ तो? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला रितिशा तुम बोलो, बताओ क्या फॉर्मूला होता था? रितिशा आवाज जा रहा है? तो बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या था? बोलो, भूल गए? कृतिका बताओ क्या होता है? U2 minus V minus mu1 by mu u is equal to U2 mu2 minus mu1 by mu1। चलो ठीक है, कम से कम एक को तो याद है। ईशान याद है तुम्हें कि तुम भी भूल गए? सर नोटबुक में लिखे हैं। अच्छा चलो, लिखे थे। इसका हम शायद देखो ना, एक केस में और बचा हुआ है, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस ना बचा हुआ है। रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व क्या कहते हैं, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला केस है। ठीक है, वो देखो हमें यहाँ याद पड़ा है। तो ये जब लेंस खत्म हो जाए तो लेंस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले लेंस खत्म हो जाए तो लास्ट में बताना हमें। ये मुझसे 10-15 मिनट का टॉपिक है, तो इसके भी इसे भी कर लेंगे, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। चलो इसका आंसर तो जल्दी निकालो फिर। हम 2 मिनट देते हैं, फिर हम लोग आज लेंस स्टार्ट करेंगे बस इसके बाद तुरंत। इससे क्या लगा होगा? म्यू 2 बटा भी माइनस म्यू 1 बटा यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन में आर। ये लिखोगे। बताओ यहाँ से म्यू 2 का काम कौन करेगा? 4/3 भी कर लो, माइनस म्यू 1 1 बटा यू का वैल्यू -40, तो यहाँ पर -40 लिख लो। इज इक्वल टू म्यू 2 4/3 -1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर -20। क्या सही लिख रहे हैं बच्चा पार्टी? यहाँ से बताओ कितना आ जाएगा? 4/3 भी माइनस माइनस प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1 बटा -1/60 आएगा ना। 4 में से 3 जाएगा, 1/60 सही है। यहाँ बताओ कि 4/3 भी इज इक्वल टू -1/60 और -1/40। तो 4/3 भी डायरेक्ट हम लिखें आपका? चलो लिख लेते हैं आपका। 4/3 भी इज इक्वल टू -100 अपॉन 60 इंटू 40। तुम काटा पीटी करोगे तो यहाँ से खा जाओ बी, पहले तो 20 दूना 40, बी 2500। फिर यहाँ से 3 से खा जाओ 20। तो यहाँ से भी का वैल्यू तुम चुपके से निकालोगे तो कितना आ रहा होगा? 20 चौके 80 है, 5 चौके ये भी कट जाएगा, 5 चौके 20, 4 चौके 16 दूना 32। क्या -32 सेंटीमीटर निकल करके आ रहा है? एक बात बताओ चलो ठीक है, अगर आ रहा है इसको ना हम कॉपी कर लेते हैं, उधर की ओर ले चलते हैं। ये वाला आ गया। एक बात बताओ, हमारा यहाँ पर कितना आ गया? तो भी का वैल्यू -32 आया और यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था कितना हमारा? -40, माइनस कितना था? -40 सेंटीमीटर ना जी। तुम्हें कल बताए थे कि अगर हमारा यू और भी अगर सेम साइन हो तो बताओ जो हमारा इमेज बनता था नेचर, वो रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा? वर्चुअल बनेगा। और तुम्हें खुद पता है जब वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट बनेगा कि ये इन्वर्टेड बनेगा? इरेक्ट बनेगा। अच्छा एक बात और समझने वाली बात, मैग्निफिकेशन जरा निकालो। मैग्निफिकेशन का वैल्यू कौन बताएगा? मैग्निफिकेशन क्या पढ़ाए थे भी बटा यू इंटू म्यू 1 बटा आरुल, आवाज जा रहा है? बस अभी कुछ किए नहीं, बस यही सवाल को डिस्कस, जो पिछले सवाल दिए छोड़े थे ना लास्ट क्लास में, उसी का डिस्कशन कर दे रहे हैं। ठीक है,
μ1/μ2, बाद में देख लेना वीडियो में, बस 5 मिनट हुए हो लेट। आज यहाँ से आपका, तो बताओ यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालोगे तो बताओ भी का वैल्यू यहाँ पर कितना था बच्चा पार्टी, -32, और यू का वैल्यू कितना आपका -40, μ1 कितना था हमारा, μ1 1 था, और बटा 4/3। तो बताओ यहाँ से मैग्निफिकेशन कितना आया निकल करके, मैग्निफिकेशन आ गया हमारा 4 8 32 और 8 पंचे 40, तो कितना आ जाएगा आपका 3/5 सेंटीमीटर। तुम्हें खुद पता है कि जब मैग्निफिकेशन हमारा पॉजिटिव आता है तो यहाँ से भी तुम कह सकते हो जो हमारा इमेज होता था वर्चुअल हुआ करता था कि रियल हुआ करता था, वर्चुअल। और जब वर्चुअल बनेगा तो अपने आप क्या होगा हमारा, ये वाला इन्वर्टेड की इरेक्ट है, इरेक्ट होगा हमारा आपका, ठीक है, इरेक्ट होगा। तो बच्चा पार्टी ना हो, हमें अगर साइज ऑफ इमेज अगर निकालना तो हमें पता है कि कुछ ना कहा जाए तो हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आज हमारा 3/5 दे रखा है, और हाइट ऑफ इमेज हमें चुपके से निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बिना देखे बताओ कितना 1 सेंटीमीटर हम रख देते हैं। तो आज इसकी कहानी कुछ ऐसे लिखा जा रहा होगा कि भैया आपका 3/5, और यहाँ से हमारा हाइट ऑफ इमेज हमारा कितना बन गया 3/5 का मतलब लगभग 0.5 सेंटीमीटर के बराबर। क्या इस बात से सहमत हो? जब 5 6 का 0.6 सेंटीमीटर। अब बताओ हमें भी का वैल्यू निगेटिव आया -32 पे, तो कहीं इमेज जो बनेगा हमारा, कहीं इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है। इसका अगर रे डायग्राम बनाने की कोशिश करें बच्चा पार्टी तो कुछ यूं बनेगा, ये वाला। बताओ एक पैरेलल रेज आया, तो बताओ यहाँ से आपका क्या, अच्छा कट करवाना है ना, एक काम करते हैं ना, तो पहले बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पर है हमारा, 20 पे आपका। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले इसको 20 पे दिखा लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ जरा। ये वाला पॉइंट हम कहीं, ये सेंटर हमारा होगा, इसका कोऑर्डिनेट हम दिखा देते हैं -20, 0, और जो इमेज हमारा बना है कहाँ पे बना है -32 पे, तो -32 कहीं यहाँ पे रहा होगा, मतलब इन्वर्टेड बन रहा है कि इरेक्ट बन रहा था, तो बोले सर इरेक्ट ही बनेगा हमारा, तो ये कुछ यहाँ पे बनेगा। तो चलो यहाँ पर जबरदस्ती कट करवाने की कोशिश करते हैं। हमें बताओ कि अगर ये वाला रेज अगर हम यहाँ से इंसिडेंट करवाएं तो बताओ कि नॉर्मल का काम तो हमारा ये वाला कर रहा होगा। अब बताओ यह वाला जो रेज इंसिडेंट हमने करवाया है वह रेरर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर टू रेरर जा रहा है। तुम बोलोगे कि मास्टर वन रेरर से डेंसर, और जब रेरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, नॉर्मल से दूर भागता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, तो इसको ऐसा मोड़ दो आपका यहाँ पर हमारा, यहाँ पे ऐसे कट करेगा, यहाँ से कट कर तो इधर चला गया हमारा आपका। एक रेडियल ले लेते हैं, इसके एक टॉप का बना लेते हैं। तो टॉप का बनाने के लिए हमें मान लो यहाँ से एक रेज ले लो, एक रेज यहाँ पे ले लिए हमें। बताओ वापस ये हमारा यही वाला जो एक्सिस हमने माना है यही वाला यहाँ पर नॉर्मल का काम कर रहा होगा, और बताओ नॉर्मल का काम करेगा तो नॉर्मल की तरफ भागेगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल की तरफ मोड़ दो यहाँ से आपका। तो क्या यह आपका कुछ इमेज ऐसा बन रहा है कि बच्चा पार्टी बता दो हमका, बोलो कोई दिक्कत है? क्या समझ पा रहे हो सभी लोग? हाँ सर। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। जाओ अपना पीवाईक्यू में, तुम्हारे पास पीवाईक्यू है जेईई मेंस और एडवांस वाला, साथ में तुम्हारे पास एलियन का सीट है, साथ में मेगास्कॉम वाला जो दिए हुए हैं वो वाला इंगेज है। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस इससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसी के इर्द गिर्द सब सवाल घूमते मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। हम लोग अब एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ कुछ नए, जैसे आपका ये वाला सिंगल जब बनाओगे तो न्यूमेरिकल टाइप में एक सवाल था। अच्छा ठीक है, कभी हम जब डिस्कशन करवाएंगे ना ऑप्टिक्स के बाद तो हम सवाल ले लिया कर, लगभग कुछ 2 4 सवाल ऐसे हैं जहां पर तुम फंसने का तुम्हें चांस हो सकता है, तो वहां पर तुम ना सोच पाओ तो अटक जाओ बीच में, तो वहां पर हम बताएंगे, वो सब सवाल हम डिस्कस क्लास में ही कर लेंगे। और कुछ सवाल तुम्हें रूडोप का भी कर लेने हैं साथ साथ में, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं है रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस का। अब हम लोग लास्ट टॉपिक चलेंगे इस ऑप्टिक्स का, जिसका नाम है लेंस। लेंस अपने आप में कम से कम 2 क्लास तो लग ही जाएगा, तो कोशिश करेंगे जरा तेज चल के खत्म कर लें। जरा देखो अच्छे से, और आज में कोई दिक्कत हो तो बताना हमें। आ जाओ लेंस। लेंस भी कुछ और नहीं होगा, लेंस भी जिस तरह से अभी हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस पढ़े थे वही होगा, बस फर्क यहाँ पर यह होगा कि यहाँ पर 2 सरफेस हमारा आ जाएगा। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि लेंस हम कहेंगे किसे। तो अगर हम लेंस का अगर छोटा सा एक डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं, अ लेंस इज अ
A lens is a thin transparent material bounded by two refractive two refracting bounded by two refracting surfaces और जिसमें से कम एक को स्फेरिकल होना कंपलसरी है which a spherical surface of which at least one कम से कम एक और मैक्सिमम कितना हमारा दो है तो कम से कम दोनों के दोनों स्फेरिकल हो जाए at least one is curved और एक बात समझ देखो तुम्हें हम लोगों के सिलेबस में जो हमारा कर्व्ड सरफेस है यहाँ पर है वह कर्व सरफेस स्फेरिकल सरफेस के रूप में है यहाँ पर ये बात भी हम लिख सकते हैं कि ऑल्सो इन आवर सिलेबस द रिफ्रैक्टिंग कर्व्ड सरफेस is are spherical जैसे हम अगर समझाने की अगर कोशिश करें मान लो जैसे आपका हमने एक लेंस दिया कुछ ये वाला चलो हाथ से बना देते हैं कौन इतना टाइम लगा कुछ ऐसे ये वाला हो जाएगा आपका ये भी एक लेंस का हिस्सा होगा हाँ दोनों के दोनों हो सकता है कि कर्व हो जाए कोई बड़ी बात नहीं कुछ ऐसे बना दे हम आपका ये आपका ये भी आपका लेंस जैसा काम करेगा या और ले लो आपका कुछ ये वाला ये सब हमारे लेंस के एग्जाम्पल्स होंगे ठीक है और हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ आपका कुछ सर्टेन ज्योमेट्रिकल टाइप्स के ही हमें लेंस पढ़ने हैं उसका हमें क्या करना कि अगर ज्योमेट्री अलग अलग होगा शेप अलग अलग होगा तो उसके ज्योमेट्री के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं लेंस का नोमेनक्लेचर करते हैं लेंस का नाम किस तरह से रखते हैं वो हम जरा सीखते हैं यहाँ पर हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर ऑफ या नेमिंग ऑफ लेंस नेमिंग ऑफ लेंस नेमिंग ऑफ लेंस एक सेकंड चलो आ जाओ देखो नेमिंग ऑफ लेंस तो हमें क्या करना होगा हम इसमें लिखते हैं आपका हमारे पास यहाँ पर क्या होगा ना कि दो तरह के हमें सब क्योंकि हमें पता है कि जो ये लेंस होगा वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से बाउंडेड है
तो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में से जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे, और आपका जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा उसका नाम हम बाद में लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, उससे लिखने से पहले हम इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद एक चीज हम समझाते हैं। मान लो कि अगर ये वाला इसका लिखना तो लिखेंगे अ लेंस इज नेम्ड, अ लेंस इज नेम्ड according to its geometry, according to its geometry, according to its geometry out of two refracting surfaces, out of two refracting surfaces of a lens, the one of which, the one with larger radius of curvature is named first, हम नेमिंग लिखना स्टार्ट करें उससे पहले हमें कुछ चीजें जरा बता दो। एक बात बताओ, जहां जहां तुम्हें एक कर्व्ड सरफेस अगर हम तुम्हें देते हैं और एक अगर प्लेन सरफेस देते हैं तो तुम खुद बताओ कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा किसका होगा, प्लेन वाले का कि कर्व्ड वाले का? प्लेन वाले का। प्लेन वाले का, क्योंकि पता है जब ये हमारा कोई अगर प्लेन सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कितना मानते हैं? इन्फिनिटी मानते हैं, आपका इन्फिनिटी मानते हैं। अच्छा एक बात और देखना, जितने भी लेंस हमारे होंगे वो दो चीजों हिस्सों से कट करके बना होता है। कैसी तरह देखना होगा क्या कि हम क्या करेंगे कि एक आपका ये स्फीयर होगा, ये वाला स्फीयर, और एक स्फीयर और होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला हो सकता है कि दोनों अलग अलग ग्लास का हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मगर फिलहाल की हम मानेंगे, अभी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का बात ही छोड़ दो। हमने मान लिया कि दो हमारा ग्लास का या फिर कोई आपका स्फीयर है। हम क्या करेंगे कि इसके एक हिस्से ये वाला कभी काट लेंगे, एक देखो ये वाला, तो जो एक ये पार्ट बनेगा ये भी एक लेंस का हिस्सा होगा, ये वाला। इसका नाम क्या होगा हम बताएंगे, ये वाला। एक देखो यहां पर बन रहा होगा तो एक ये वाला होगा, ये वाला, और एक हमारा आपका ये वाला तो है जिसको तुमने 10th क्लास में पढ़ करके आए हो। तो मेनली हमारे पास सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ दो तरह के लेंस होते हैं, एक कॉनकेव या हमारा, और दूसरा हमारा कॉन्वेक्स। अब जरा देखना, जब इसी हिस्से में से हम जब काट के निकालेंगे तो हमारे पास दो लेंस बन के आएगा। एक हमारा जिसे हम बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा हमारा बताओ क्या होगा यहाँ पर हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, अगर तुम कॉन्वेक्स लेंस को अगर देखोगे तो हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस का आपका जो कुछ सिंबल होगा आपका ये वाला ऐसा बनता है आपका, ये कॉन्वेक्स लेंस 10th क्लास में पढ़ा होगा हल्का फुल्का। और ये हमारा जो आपका बनता है कॉनकेव लेंस, वह कुछ ऐसा बनता है, ये वाला। मगर पता है अब क्या होगा कि देखो यहाँ पर ना ये वाला तुम गौर से अगर तुम देखोगे तो ये वाला हमारा स्फीयर 1 था, ये वाला हमारा स्फीयर 1 था, और ये वाला हमारा स्फीयर 2 था। जरा एक बात बताओगे, हम जब ये दोनों जो चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस दोनों का रिफ्लेक्टिव सरफेसेस क्या एक ही स्फीयर का पार्ट था कि अलग अलग स्फीयर का पार्ट था? अलग अलग का था। तो बताओ कि अगर अगर अलग अलग स्फीयर का पार्ट होगा तो ऑब्वियसली हो सकता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो हमारा, क्या अलग अलग नहीं हो सकता? अरे बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये इसका हम मानते हैं R1, ये वाला हमारा R2। तो इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, जब R1 R2 अलग अलग होगा, सेम होगा, इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स का हम बंटवारा करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस, इस कॉन्वेक्स लेंस को हम जरा सा बांटते हैं,
ऑप्टिक्स का नोट्स कौन कौन कंप्लीट किया है जी? कोई है कंप्लीट करने वाला कि अभी लिख ही रहे हो सब? जब भी 3-4 क्लास का बच्चा हो। 4 क्लास का। तुम्हारा रतीसा कहाँ तक लिखी है छुटकी? रिफ्रैक्शन का 2 क्लास लिखी। इतना नहीं लिखना होता है दीदी, इतना लिख लोगे समझ रहे हो कि नोट से कंप्लीट हो जाएगा। बुड़बक कहेंगे। अब छोड़ देंगे। हाँ तब छोड़ देना है, पढ़ाई लिखाई से समझ रहे हो, ये सब कुछ काम का चीज है। खाओ खेलो कूदो बस यही जिंदगी है कि नहीं? दीदी पढ़ती है, पढ़ना थोड़ी जरूरी है। आज देखो आपका बताओ होगा क्या। ये मान लो एक हम जब ये सरफेस हम बनाते हैं तो वैसे बना लेते हैं, जरा रुक जाओ तो एक सेकंड। ये वाला अगर मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए कि ये वाला रेडियस हम मान लेते हैं आपका कि ये हमारा R1 है और ये हमारा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम आपका यहाँ पर मानते हैं R2। ये हमारा R2 है। तो अगर यहाँ पर तुम लिखोगे कि इफ R1 इज इक्वल टू R2, इफ R1 इज इक्वल टू R2, तो इसी को हम लोग बोला जाता है आपका डबल कॉन्वेक्स बोला जाती है। नहीं एक का आपका इसे सिंपली इसे पहले लिखो आपका अगर R1 R2 है तब इसका नाम होता है आपका डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। बट बट इफ अगर इसी का वैल्यू अगर हमारा क्या हो जाए कि R1 का वैल्यू R2 के बराबर इज इक्वल टू R हो जाए, तब यही डबल कॉन्वेक्स लेंस देन इट बिकम्स, देन इट इज नेम्ड एज, देन इट इज नेम्ड एज इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स और बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखो अब क्या होगा कि कभी कल तुम देखोगे तुम्हारे क्वेश्चंस वगैरह में वह इधर सिर्फ और सिर्फ आपका लिख के दे देगा कि कॉन्वेक्स लेंस, और तुम यहाँ पर तुम पढ़ोगे सर ये कॉन्वेक्स लेंस को हमने तो एक से ज्यादा पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो वहां पर ही बताइए कि फिर हम कौन सा समझेंगे तीनों में से। तो हम कहेंगे ना कुछ ना कहा जाए तो आप ये मान के चलना है कि वह कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा है वह इक्वी कॉन्वेक्स है। क्या बात समझ पा रहे हो? इसे इसीलिए हम आपका क्या कर देंगे, इसे सिंपली हम कभी कभी क्या बोल देंगे, और सिंपली, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस, सिंपली कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत हो तो बच्चा पार्टी बता देना। ये हो गया हमारा पहला, ये पहला टाइप में हमने बांट दिया इसे। दूसरा आ जाना, दूसरा तुम्हें क्या देखोगे कि जब ये कुछ ऐसा तुम्हें शेप देख के मिलेगा, ये भाई तू आ जाए यार, ये और ये इस तरह से। तो जरा बताना कि दोनों में से एक कर्व सरफेस है एक हमारा प्लेन सरफेस है, बता के बताना कि प्लेन वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा कि कर्व्ड वाले का। इसका रेडियस तो आर ही रहा होगा मगर इसका रेडियस कितना रहा होगा हमारा, इन्फिनिटी रहा होगा। हाँ। इसलिए पहले पहले वाले का नाम आएगा, तो इसको तुम लिखोगे आपका प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? अब आ जाना, देखो होगा क्या, तीसरे में कुछ इस तरह से बनेगा। अरे भाई तुम्हारे एक इधर की ओर ऐसे बना लेते हैं। एक इस तरह का हमें लेंस देखने को मिले, बस यही तीन हमें देखने को ही मिलेगा। बताओ जरा, इस लेंस में तुमसे हम पूछे सबसे पहले एक बात बताओ कि अगर यहाँ से हम आपका R1 बोले बच्चा पार्टी, और ये वाला हम अगर R2 बोले, तो तुम खुद बताओगे कि R1 और R2 में बड़ा कौन है। तुम अभी हम जब ड्रॉ कर रहे थे तुम्हें पता चल गया होगा। बताओ R1 और R2 में कौन बड़ा था?
R1 अरे भगवान हो, अभी अरे R2 बड़ा होगा भैया, अभी हम बना रहे थे, तुम देखोगे प्रोटेक्टर को हमने बड़ा किया था R2 बनाते टाइम। तुम चाहोगे इसे तो ड्रॉ करो, इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, अति स्फीयर ये वाला। अरे भैया ये वाला इधर बनेगा। तुम नहीं तो देखो, तुम्हें फिर से इसी को करके भी दिखा देते प्रैक्टिकल। ये देखो इतना बड़ा इसको बनाए, इतना लेके बड़ा नहीं लिए हैं, जबकि तुम देखो इसमें इतना बड़ा में नहीं आएगा ये। इसको हम क्या करेंगे, छोटा करेंगे तब जाके इसमें आएगा, ये सर्कल बनेगा। क्या समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। तो बताओ बड़ा कौन सा था हमारा हुआ? अरे R1 बड़ा कि R2 बड़ा? R2 बड़ा। और जब R2 बड़ा है तो एक बात बताओ हमें, अगर R2 बड़ा है तो कॉनकेव और कॉनकेव कॉन्वेक्स जब मिरर पर आ रहे हैं तो वहां पर एक चीज बोले थे, बल्जिंग इन और बल्जिंग आउट। बताओ तुमसे अगर हम बोले कि यह शेप हमारा कॉनकेव के शेप के जैसा, तो तुम कैसे पता करोगे कि यह कॉनकेव, यह अंदर की ओर धंसा होना चाहिए कि अंदर की ओर बाहर बाहर की ओर निकला होना चाहिए? ऐसा होना धंसा होना चाहिए। क्या बात सभी लोग समझ पा रहे हो? हाँ। तो बताओ एक से एक भाई कहाँ है? चलो आ जाओ। तो बताओ कि अगर इसका मैं R1, हम यहाँ पर क्या बोले कि यहाँ पर हमारा R2 बड़ा है आपका R1 से। तुम खुद बताओ कि अगर R2 बड़ा अगर R1 से होगा तो R2 वाला जो शेप है हमारा, वो शेप में कनकेव है कि कॉन्वेक्स है? कनकेव। बात समझ पा रहे हो? हाँ। है ना? इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आपका कॉनकेवो, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। अरे बोलो यार। अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर आपका जो डबल कॉन्वेक्स था, इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं आपका बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ये तीन दोनों नाम यहाँ याद रख लेना। ये हमारा था किसका, आपका कॉन्वेक्स लेंस का। यही सेम काम जब हम बंटवारा करने जाएंगे तो बताओ कि अगर कॉनकेव का बंटवारा करें, कॉनकेव लेंस का, तो कुछ इस तरह से बंटवारा कर रहे होंगे। अब तो जल्दी जल्दी समझ ही सकते हो। अगर मान लो कि हमारा अगर ये वाला बनाते हैं, ये कॉनकेव लेंस का कुछ स्ट्रक्चर ये वाला होता है। देखो हाथ पे उतना अच्छा से बनेगा नहीं, और कोशिश तो करेंगे ये कुछ ऐसा हो जाए। ठीक है, ये वाला मान लो रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ये R2 है। अगर सिंपली अगर R1 R2 दे रखा है तो इसका नाम तुम क्या बोलोगे, बाई कॉनकेव की बाई कॉन्वेक्स? बाई कॉनकेव लेंस, या इसी का और एक नाम क्या अभी बताए थे, बताओ? डबल कनकेव। डबल कॉनकेव। डबल आर समझ पा रहे हो? हाँ सर। ये सब तुम्हें तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं जी, पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? डबल और डबल कॉनकेव लेंस। मगर यहीं पर क्या करोगे, इफ अगर R1 का वैल्यू किसके बराबर, R2 के बराबर हो जाए, भर गया ये, ठीक है। अगर R1 का वैल्यू R2 के बराबर हो जाए तो देन इट इज नेम्ड एज, देन इट इज नेम्ड एज, बताओ इसे क्या बोलोगे, इक्वी कॉनकेव। अरे बोलो यार, इक्वी कॉनकेव लेंस। इसके ना ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इसके बाद जगह है नहीं, फिर उधर लिखना पड़ेगा। और इसे सिंपली क्या बोल दोगे, और सिंपली कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं सर। नहीं। दूसरा बच्चा पार्टी आ जाना, कि मान लो कि दूसरा पास तुम्हारे पास होगा कि कुछ शेप इस तरह से बना करके अगर दे, कि मान लो कि ये वाला था तो ऐसे ही, और इसमें हमने क्या किया, एक प्लेन सरफेस जोड़ दिया। तो खुद ही बात समझ जाओ, क्योंकि प्लेन का हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, तो उसका नाम पहले प्लेनो। और बताओ इधर से देखने में ये कॉनकेव लग रहा है कि कॉन्वेक्स लग रहा है? बोलो यार। कनकेव।
प्लेनो का, अरे बाकी लोग हो, बाकी लोग लगता है ना बस जिंदा यदि मुर्दा बन के बैठा हुआ है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बताओ तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा इस तरह से कुछ इस तरह से शेप होगा। अब देखो फिर से हम बना रहे हैं, ध्यान से समझना है यहाँ पर। अगर मान लो कि हम यहाँ पर लें ये कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरह से हाँ बोलो। वो प्लेनो कॉन्वेक्स होना चाहिए ना, कौन? दूसरा नंबर प्लेनो कॉन्वेक्स। क्यों? ऊपर हम सर उल्टा समझ गया। सही तो लिख रहे हैं भाई, कोई गड़बड़ है तो बताओ हमें। अरे कुछ दिक्कत है? नहीं सर समझ। ये मान लो ऐसे बनाया था हमने, तो ठीक है। एक हमने एक शेप ये ले लिया, एक ये वाला, और एक और समझना। आप देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ऐसे बना, ये कुछ इस तरह का शेप वाला। बताओ अंदर वाले का रेडियस कर्वेचर ज्यादा कि बाहर वाले का? आप सोच कर बोलना। अंदर सोच लो अब। अरे R1 बड़ा कि R2 बड़ा? R2 पक्का? तो अच्छा इसका नाम लिखो। तो अच्छा बताओ जब R2 होगा तो R2 अंदर देखने से क्या लग रहा है हमारा? कॉन्वेक्स कॉनकेव लग रहा है। अब हम कह रहे हैं, बताओ यहाँ पर हम कह रहे हैं R1 बड़ा होगा तब? कॉन्वेक्स। तो R1 भी, अरे भाई R1 तुम्हें आज तुम्हें समझ में आया R1 क्यों बड़ा है? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी उल्टा पुल्टा है। तो यहाँ पर तुम इसका नाम क्या रख दोगे बताओ? पहले कौन रखोगे? कॉन्वेक्सो। उसके बाद किसका नाम रखोगे आपका? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्यों बड़ा है? क्या बोले? क्यों बड़ा है? क्या बोले फिर से बोलूं? तो समझ नहीं आया R1 क्यों बड़ा है? अरे बच्चा पार्टी एक बात बताओ, हमने क्या किया है ना, देखो ये वाला हमने पहले ये सरफेस कर्व लिया, ये वाला हमने यहाँ से एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया, ये वाला, ये दोनों। अब जो इससे जो बनने वाला होगा इसका रेडियस कम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। ठीक है, ये वाला आ जाओ। इसे तुम बोलोगे कॉन्वेक्सो कन्वेक्सो कन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कोई दिक्कत तो बताओ यहाँ तक, समझ में आ गया? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इससे कुछ टर्म्स एसोसिएटेड होंगे आपके, जैसे मिरर से था उसी तरह से लेंस से है। जरा लेंस के बारे में जरा पढ़ लेते हैं क्या क्या है इसमें। हेडिंग डालो टर्म्स एसोसिएटेड, टर्म्स एसोसिएटेड, टर्म्स एसोसिएटेड विथ लेंस। ईशान समझ में आ रहा है? हाँ सर। टर्म्स एसोसिएटेड विथ लेंस। देखो पहला जो सबसे बात इसमें आता है उसे हम बोलते हैं आपका ऑप्टिकल या प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल या प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। तुम जब हम लोग लेंस बना रहे थे तो हम शुरुआत में बोले थे कि दोनों के दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हमारा बताओ कि दो अलग अलग स्फेयर का पार्ट था कि नहीं था? तो जब उसे हाँ पार्ट्स सर। काट के निकालोगे तो बताओ कि वह भी जो उसका सेंटर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर या बोलते जो भी सेम पहले वाला ही रहा होगा, नहीं रहा होगा? तो दोनों का सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसे को हम लोग प्रिंसिपल या ऑप्टिकल एक्सिस के नाम से जानेंगे। इसमें जल्दी से लिख देते हैं आपका द स्ट्रेट लाइन, the straight line joining the straight line joining the two centers
joining the two centers of curvature of the two refracting surfaces। भाई पेन को पता नहीं क्या हो जाएगा यार। two refracting surfaces is called principal एक्सिस। तुम्हारे मन में एक ख्याल आएगा, बात बताओ मास्टर, इसमें तो हमें एक ऐसा सरफेस जो प्लेन है उसका कोई सेंटर तो होता नहीं है, तो उसका सेंटर नहीं होगा तो फिर हम कौन से सेंटर को ज्वाइन करेंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो कर्व होगा उसका सेंटर लेते हैं और जो स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट होता है, प्लेन होता है, उसका हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो जो परपेंडिकुलर लाइन ऐसा हम ड्रॉ करेंगे कि जो उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर हो और कर्व सरफेस के सेंटर से पास करता हो, तो वो हमारा रिफ्लेक्ट ऑप्टिकल एक्सिस या फिर आपका प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। यहाँ ये भी लिख देते हैं, ऑल्सो इफ one of the refracting surfaces is plane, then the straight line passing through center of curvature of one surface and normal to the plane refracting surface is called principal or optical एक्सिस। जैसे अगर मान लो कि हमारा कोई आपका इस तरह से अगर कर्व्ड होगा तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमारा ये वाला। तो बताओ कि पहले अगर हम ध्यान से जरा सुनना कि अगर हम मान लेते हैं कि एक ऐसा एक लाइन है जो हमारा दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन कर रहा होगा, मानते ये हमारा C1 है, ये हमारा यहाँ पर आपका C2 है। जरा सोच कर बताना, इन दो अगर C1 और C2 अगर हम बोल रहे हैं तो इधर वाला सरफेस हमारा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहा है, तो ये वाला एक्चुअल में हमारा ये सरफेस हमारा S2 है और ये वाला सरफेस इसको ऐसे दिखाते, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा R2 होगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा। बताओ क्यों? अरे बच्चा पार्टी, क्योंकि इसका सर्कल इधर स्फीयर कंप्लीट होगा, इसका सेंटर इधर रहा होगा। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं हम? अरे बाकियों को भी बुझा रहा है कुछ? अच्छा एक बात और बताना जरा, यहाँ पर तुमसे भी हम पूछ लेते हैं कि कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस में अगर तुमसे पूछे डिफाइन करने के लिए तो हम ऐसा भी बोल सकते थे कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारा वह बीच में, मतलब बीच में बताओ थिकर होता है कि थिनर होता है? थिकर। और एंड पे क्या होता है हमारा? थिनर। ये कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ जाना है बतिया। मान लो अगर ऐसा होता, ये हमारा अगर बना होता लेंस इस तरफ से बनाए होते, तो अगर इसका अगर हमें प्रिंसिपल एक्सिस अगर लिखना होगा तो क्या ड्रॉ करना होगा, तो क्या करो, दोनों का एक सेंटर लो, ज्वाइन कर दो। अगर इसको थोड़ी देर के लिए अगर हम यहाँ पर आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 मान लेते हैं, इसको R2 बोलते हैं, तो आज इधर की ओर C1 रहा होगा और इधर की ओर आज C2 रहा होगा। अच्छा एक ऐसा आ जाए कि मान लो कि हमारा एक कोई प्लेन हो जाए ये वाला,
ये वाला, और ये कुछ ऐसा जाए, तो इसको तो सिंपली क्या करो, इसका सेंटर तो हमें पता इधर ही रहेगा, और इसका एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बात सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर एक हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये ऑप्टिकल एक्सिस है, दूसरा हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, और समझना अच्छे से, चाहते तो हम डायरेक्टली ये बात लिखा करके आगे बढ़ जाएं कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वह पॉइंट है जिसके थ्रू कोई भी रेज बिना रिफ्लेक्टेड हुए पास कर जाता है। मगर कैसे होता है जरा समझना। दूसरा हमने बोला ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ये कहता है, इसमें अगर डेफिनेशन हम लिखें कि अ पॉइंट इज एसोसिएटेड, a point is associated with a lens such that any ray passing through it goes undeviated also. This point may not lie on the lens. ये बात हम क्या लिखे हैं, जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हम समझाएंगे, टाइम आने दो, ठीक है। ये वाला बात जो हमने ये बात लिखा है, पहले उसे, ये वाला आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझ लेते हैं कि ये वो कौन सा पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जरा आओ तो जरा, अगर हम डायरेक्टली अगर ड्रॉ करें तो मान लो कि एक हमारा लेंस हमारा ये वाला हो जाएगा कॉनकेव, और एक हो जाएगा हमारा आपका कॉन्वेक्स, कुछ ऐसा। तो मान लो कि अगर ये हम थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये वाला इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, तो कहा कोई एक पॉइंट है, मानते हैं वो पॉइंट ये वाला यहाँ पर बीच में हमें पता है बीच में ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं डायरेक्टली। एक पॉइंट से सीधा आया सीधा निकल गया। तुम्हारा एक सवाल होना चाहिए कि मास्टर एक बात बताओ, कहे क्या, एक बात बताओ कि ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा, कि लेंस का जब ये बनता है तो इसका कुछ अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होगा। हम बाहर कुछ ना कहा है तो हमें पता है कि एयर मान के चलते हैं, तो बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो बन रहा होगा दोनों साइड। और तुम्हारा यहाँ पर जब इसका हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अंदर के मटेरियल का, मतलब लेंस का मटेरियल का अगर हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोले तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आपका म्यू मान लेते हैं, या फिर ऐसे भी लिख लो कि म्यू लेंस इज इक्वल टू म्यू के बराबर। तो तुम्हारा एक काम आएगा कि सर एक बात बताइए, अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि अगर कोई भी सरफेस हो हमारा, और यहाँ से अगर इंसिडेंट होता है, अगर ये हमारा आपका क्या है मीडियम अलग अलग है, तो या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, नॉर्मल से दूर भागेगा, या सीधा तो कभी निकल नहीं सकता, क्योंकि होमोजीनियस मीडियम में ही लाइट हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल करता है। तो ये सवाल कैसा क्यों हम ऐसे फिर बनाते हैं, देखो एक बात समझना, या पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसमें भी, तो इसमें भी कैसा कोई पॉइंट रहा होगा कि जो डायरेक्टली आए और ऐसा निकल जाए आपका, बाकी कोई और ऐसा दूसरा पॉइंट नहीं होगा, वहां से वो रिफ्लेक्शन करवा देगा। जबकि ऐसा इस पॉइंट की खास बात क्या है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं करवा रहा है ये। तो बताओ यह पॉइंट अगर हमारा आपका O है, अगर ये पॉइंट हमारा O है, चलो एक बात बताओ उससे पहले, देखो ये अप्रोक्सीमेशन के जैसा समझने में लगेगा। हमें तुम्हें बताए थे जब हम मिरर को बना रहे थे, मिरर हम फॉर्मेशन कर रहे थे मिरर का, तो याद करो एक ग्लास स्लैब लिए थे और नीचे की तरफ पॉलिश किए थे, और जब पॉलिश किए थे तो एक्चुअल बताओ क्या यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, हो रहा था कि नहीं हो रहा था। बट हमने क्या किया था, थिकनेस इतना कम कर दिया, थिकनेस इतना कम कर दिया कि लगभग को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन को क्या कर सकते हैं हम आपका इग्नोर कर सकते हैं। बात बुझा रहा है हम क्या बोले, वही काम यहाँ पे होगा। हम एक को हम समझाने की कोशिश करते हैं, देखो आगे देखो आपका क्या होगा कि मान लो हमने कोई आपका एक कॉनकेव कॉन्वेक्स लेके समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो ये हमारा जरा सा बड़ा बना लेते हैं,
ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। ये हमारा अरे चचा बन जाए, ये ऐसे होगा आपका। हमने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने मान लिया, ठीक है, ये वाला। बताओ कि ये पॉइंट P1 यहाँ मान लेते हैं, पॉइंट हम आपका P2 मान लेते हैं, होगा क्या? अच्छा, ये पॉइंट हम आपका ओ थोड़ी देर के लिए ओ पॉइंट मान रहे हैं। यहाँ पर लेंस हमारा बहुत, क्योंकि ये बहुत पतला होता है तो लेंस इतना छोटा है कि हम लगभग कह सकते हैं कि पॉइंट P1 P2 और ओ जो हमारा है वो ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा होगा। अरे बोलो, क्या ये बात हम बोल हाँ सकते हैं? नहीं बोल रहे, हम बोल सकते कि हियर हियर लेंस इज हियर लेंस इज थिन, so so points P1 P2 and point O point O almost coincides। कोई दिक्कत है? coincides, चलो देखते हैं हो क्या रहा है एक्चुअल में। मान लो इस सरफेस को हम थोड़ी देर के लिए आपका, अच्छा आप बताओ, अगर इसका हम रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम R1 मानते हैं तो बताओ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा अगर R2 मानते हैं तो R1 वाला मतलब सरफेस 1 का सेंटर लेफ्ट साइड रहा होगा कि राइट साइड रहा होगा? और इधर होगा कि नहीं, राइट साइड रहा हो कुछ इस तरह से हम आपका। तो चलो हम लेते हैं एक रेज हम लेते हैं। मान लो कि इसका अगर हम यहाँ से अगर हम सेंटर ये नॉर्मल ड्रॉ करने की अगर कोशिश करें तो कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा इसका नॉर्मल रहा होगा। ये कौन सरफेस 1 पे बनाए, हमने क्या किया, एक रेज को हमने इस पे इंसिडेंट करवाया। चलो करवा दो इंसिडेंट। ये हमने ऐसा कुछ रेज को हमने इंसिडेंट करवाया, करवाया। अब एक बात बताओ, हम ये मानते हुए चल रहे हैं कि बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा कुछ ना कहा तो ये नहीं मान के मतलब 1 रहा होगा और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ ग्लास का थोड़ी देर 3/2 मान लो, मतलब अलग है। तो बताओ कि ये हमारा नॉर्मल पे जब इंसिडेंट जब इस पॉइंट पे हो रहा होगा तो यह डेंसर से रेयर के रेयर से डेंसर जाएगा हमारा, क्योंकि बाहर का मीडियम हमारा एयर है। तो ऑब्वियसली एयर तो सभी के रिस्पेक्टिव हमारा क्या आपका रेयर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर जा रहा होगा। तो तुम बताओ नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा? नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। नॉर्मल की तरफ जरा मोड़ देते, ये हमारा नॉर्मल होगा क्योंकि सेंटर से पास होने वाला लाइन हमारा क्या होता है, नॉर्मल से ही पास होने वाला हमारा नॉर्मल का काम करता है। सेंटर से पास करने वाला ही लाइन हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। यहाँ पर जरा इस चीज को हम ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ यूं रहा होगा, ये इधर की ओर मुड़ दो इसको। चलो आ जाओ आगे। हमने मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये होगा आपका सेकेंड सरफेस के लिए नॉर्मल का काम करेगा। कहा हाँ मास्टर करेगा, तो कर दो आपका, ये कर लो। ये वाला बताओ हमारा। अब बताओ कि अब तुम खुद बताओ, जब ये नॉर्मल से अब ये अब क्या है, जो सेकेंड जो ये वाला रेज हमने बनाया है, यह वाला इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर जो हो रहा है, यह अब डेंसर से रेरर जा रहा है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा कि नॉर्मल से पास आएगा? क्या बोले, नॉर्मल से दूर भागेगा? नॉर्मल से दूर भागेगा कि नहीं भागेगा? तो कुछ ऐसे इसको भगा दो हमारा ये वाला। देखो एक्चुअल कहानी ये हो रहा है लेंस के अंदर। मगर एक बात बताओ, तुम क्या करो, थिकनेस कम करते जाओ, थिकनेस कम करते जाओ। तुम और थिकनेस जब कम करोगे ये लगभग ये वाला गायब होता हुआ नजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो तुम्हें क्या लगेगा, यही वाला जो रेज हमारा क्योंकि एक दूसरे का पैरेलल है, तो यही लगेगा कि तुम्हें यही रेज हमारा यहाँ से बाहर निकला है। बात बुझाया? अब क्या करेंगे हम, इसी चीज को पूरा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि अंदर में कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कौन से पॉइंट का? ऑप्टिकल सेंटर वाले पॉइंट से। इसीलिए इस पॉइंट का नाम हमारा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आसान बुझाया? यस। ऐसा हम चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर आपका कि if the lens is thin then इस रेज को थोड़ी देर के लिए हम आपका ए मान लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए आपका
इसे हम आपका ऐसे बोल देना, इसे हम बी बोल देते हैं सबसे पहले, इसको भी दिखाते नहीं ऐसे दिखा देते हैं, बी कर देते हैं, ठीक है। देन रेज, देन रेज ए एंड बी ऑलमोस्ट coincides 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 thus thus it seems as thus it seems as if the it seems as this लाइट रे दिस लाइट रे, कौन सी बात कर रहे हैं इसको मान थोड़ी देर की मान लेते हैं, आपका सी मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी की बात करें, दिस लाइट रे हैज सफर्ड नो रिफ्रैक्शन, हैज सफर्ड हैज सफर्ड नो रिफ्रैक्शन। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो हमें बता सकते हो, बोलो क्या समझ में आया, हाँ सर। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर। हाँ चलो देखो आ जाओ, इसको देखना तो एक बार हम छोटा कर देते हैं, एक बार तीनों टर्म को एक साथ देख ले और बताओ हमें कुछ पूछना हो इसमें तब। सर, हाँ बोलो। जो रियल लाइफ लेंस होता है उसमें तो थिकनेस अच्छा खासा होता है, तो उसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना हो पाएगा। नहीं होता है उसमें भी, ठीक है। जब तुम जरा हल्का सा इसके लिए, जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तो हाँ इन चीजें डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। देख लो अच्छे से, कुछ पहले से भी कर दे, पहले वाला भी देख लो, कुछ पूछना हो तो बताओ हमें। क्या आगे बढ़ सकते हैं, कुछ पूछना हो तो बताओ हमें। अरे तीसरा समझ में आ रहा है चुटकी, कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो आ जाओ आगे। वो देखो आपका होता क्या है ना, कि हम लोग अभी ये एक चीज पढ़ने वाले हैं, ये जो कन्वेक्स कनकेव कुछ भी होगा आपका, मतलब कि जो भी एग्जिस्ट करता है हमारा लेंस, वह नेचर के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ दो तरह के होता है। हम लोगों ने जो भी आपका कैटेगराइज किया है लेंस का, वो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ज्योमेट्री, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ज्योमेट्री। और जितने भी ज्योमेट्री के बेसिस पे हमने लेंस का हमने बंटवारा किया, यह सभी लेंस नेचर के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ दो तरह का नेचर रखता है। एक पहला यह हो सकता है कि कन्वर्जिंग हो, या हो सकता है दूसरा हमारा डाइवर्जिंग हो। सबसे पहली कहानी यही आता है कि कन्वर्जिंग लेंस किसे कहेंगे और डाइवर्जिंग लेंस किसे कहेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे आगे। पहले एक बात यहाँ पर तुम एक नोट पॉइंट लगाते हैं, और यहाँ पर इसके बाद वाले टर्म्स को समझने के लिए हमें ये चीजें समझना पड़ेगा। यहाँ पर एक नोट लगाओ और एक बात बताओ। हमने कहा कि टाइप्स ऑफ लेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर नेचर। तो इसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में हमने बांटा। एक को हम कहते हैं कन्वर्जिंग और दूसरा हम कहते हैं डाइवर्जिंग। और जितने भी ये लेंस होंगे वो हमेशा या तो कन्वर्जिंग हो या तो डाइवर्जिंग होगा। उसका मीनिंग क्या है अभी हम समझाते हैं। मान लो बच्चा पार्टी, एक पहला हमने बोला कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा हम बोलते हैं यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस।
अगर हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें कन्वर्जिंग लेंस का डेफिनेशन, तो कहता है कि आपका वैसा लेंस जो आपके जब कोई भी रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रहा हो, उसे एक पॉइंट पर कन्वर्ज अगर कर देता हो, तो उसे हम कहते हैं आपका कि ये लेंस हमारा कन्वर्जिंग है नेचर में। दूसरा समझना आपका कि अगर आपका ऐसा लेंस जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डाइवर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर दे, उसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। एक एक लाइन जरा हम लिख देते हैं इसमें आपका, द लेंस which converts parallel beam of light into the converging beam of light, converging beam is called converging lens, दूसरा समझ लेना, मान लो हमारा कि वैसा लेंस a lens which converts parallel beam of light into diverging beam is called diverging lens, ठीक है। अगर इसका हम बताओ कि अगर हम सिंबल देखें, ये सिंबल इसका कुछ इस तरह से होगा। एक हम स्ट्रेट लाइन एक लेंगे और इस पे ऊपर नीचे टोपी पहना देंगे, ये हो जाएगा हमारा इसका सिंबल। डाइवर्जिंग लेंस का आपका एक वापस वही हम आपका एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और इस पे उल्टा टोपी पहनाएंगे, कुछ यूं, ठीक है। दोनों का जैसे आपका एग्जाम्पल हम लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो जैसे, और ये अगर ये वाला लेंस अगर इसको तुम अगर पकड़ते हो, ये कोई लेंस नहीं है जो हम लाइन, एक सिंबल है। या हो सकता है कनकेव लेंस, हो सकता है कॉन्वेक्स, हो सकता है प्लेनो कॉन्वेक्स, हो सकता है प्लेनो कॉनकेव, हो सकता है कन्वेक्सो कॉनकेव, हो सकता है कनकेवो कॉन्वेक्सो, ये कोई भी हो सकता है। बस उसको क्योंकि तुम खुद देखोगे क्या करोगे, मान लो कि हम लेंस लेते हैं ये वाला, तुम इसे एयर में रखोगे तो तुम पाओगे कि ये वाला लेंस को इस तरह से डाइवर्ज कर रहा, कन्वर्ज कर रहा होगा। तो हमें क्योंकि 10th क्लास तक हमें ये सब बातें नहीं पता था, तो डायरेक्ट क्योंकि हमें कुछ ना कहा जाए तो हमें पता था कि एयर में ही हम लेंस को रखेंगे। तो क्या था कि बाहर का मीडियम हमारा, अगर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होता था और अंदर वाले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता था, इसीलिए यह कन्वर्जिंग बिहेव कर रहा है। तुम उल्टा इसका कर दो, बाहर वाले का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम चेंज करो, मतलब ज्यादा कर दो, तुम पाओगे यही जैसे आपका रेज को हमारा डाइवर्ज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये मतलब एक ही लेंस हमारा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस दोनों बिहेव करेगा, वो डिपेंड करता है वो किस मीडियम में रखा हुआ है। तो अगर वो कन्वर्ज कर रहा होगा तो कन्वर्जिंग लेंस इस तरह से हम उसको डिनोट करवाएंगे, अगर आपका वो रेज को डाइवर्ज कर रहा होगा इस तरह से हम इसे डिनोट करवाएंगे। मतलब बस सीधा सा बात ये समझना है कि मान लो कि ये वाला अगर हमारा कोई प्रिंसिपल एक्सिस है और अगर इस पे हमारा रेज इंसिडेंट हो रहा होता है, तो बताओ ये वाला पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। क्या इस बात पे सहमत हो सभी लोग? हाँ सर। कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ये वाला, ये वाला, ठीक है। यही काम अगर तुम इसमें करोगे तो ये क्या करेगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर देगा आपका डाइवर्जिंग बीम में। ये ले लो, इसे मिटा देते हैं, लो यहाँ पे
इसका टोपी खाली अलग कर देते हैं, इसका टोपा हम उल्टा पहना देते हैं। अब ये क्या करेगा जी, यह रेज को डाइवर्ज कर देगा। बात समझ पा रहे हो सभी लोग? ये हाँ इसे हम क्यों समझे अभी, अब हम लोग चलेंगे तब समझ में आएगा। हम यहाँ पर देखोगे जब तुम मिरर पढ़ रहे थे तो मिरर में हमारा जो फोकस को हम डिफाइन कर रहे थे, तो पहले बताओ कितना तितिंबा रचे थे। पहले उसे क्या करवाए थे, रेज को मैंने पैरेक्सियल बनाया था, तो सब रेज जो हमारा पैरेक्सियल होता है वो आपका, और भी पैरेलल अगर प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आपका रिफ्लेक्शन चाहे आपका ऊपर नीचे कहीं भी इंसिडेंट हो रहा होगा, अगर वो पैरेक्सियल है तो हमेशा कहाँ से पास करता था, फोकस से। जो पॉइंट से पास करता था उसे फोकस या प्रिंसिपल फोकस जो तुम बोल देते थे। मगर जब हम लेंस में आते हैं तो लेंस में हमें ना दो तरह के फोकस को डिफाइन करेंगे। एक को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस या सेकंड फोकस के नाम से जानेंगे, और एक फोकस का नाम हम आपका बोलेंगे जिसे हम आपका कहते हैं फर्स्ट फोकस। ठीक है, फर्स्ट फोकस या ऑर्डिनरी फोकस जिसके नाम से भी जल्द बोल देंगे। जब ध्यान से समझना, तो ये हमने पहला जो हमने किया था दूसरा ना ऑप्टिकल सेंटर। तीसरा हम यहाँ पर हेडिंग डालते हैं, तीसरा टर्म्स हमारे पास जो है उसे हम बोलते हैं, तीसरा हमारा है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, या इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा पार्टी सेकंड फोकस। सेकंड फोकस, देखो सेकंड फोकस को हम लोग या तो F2 से दिखाया करेंगे, या सिंपली इसे हम अगर कुछ ना कहा जाए तो मैं ये मान के चलना कि कौन सी फोकस की हम बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल फोकस का। अरे बोलो यार। हाँ सर। और इसे हम क्या, अगर सिंपली तुम्हें फोकस भी बोल दे, अगर प्रिंसिपल या फिर आपका सेकंड फोकस नाम पहले नहीं लगाया, तब भी तुम्हें वो फोकस, इस फोकस बोल दे तो समझना है प्रिंसिपल का ही वो बात कर रहा है। ठीक है, आज हम इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसका अगर डेफिनेशन अगर लिखने की कोशिश करें तो कुछ यूं लिखेंगे, एन इंसिडेंट रे। अरे ओ शिवगामी तुम कहाँ हो? शिवगामी गायब, अपने साम्राज्य बचाने चली गई है। अरे कहाँ हो भाई तुम? साम्राज्य इसका खतरे में है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, after reflection through lens intersect the principal axis, intersect the principal axis, intersect the principal axis at a point, is called principal focus, is called principal focus, और सेकंड फोकस। समझना अच्छे से। फोकस, मान लो ये हमारा, अब हम ना देखो, अब लेंस हम लेंगे तो कन्वर्जिंग का डाइवर्जिंग का, मतलब में कनकेव और कॉन्वेक्स हम नहीं लेके चलेंगे, या तो कन्वर्जिंग लेंगे या तो डाइवर्जिंग, क्योंकि जितने भी लेंस हैं उसका नेचर सिर्फ और सिर्फ दो ही हो सकता है, या तो वह रेज को कन्वर्ज करवा रहा होगा तो कन्वर्जिंग लेंस कहलाएगा, अगर वो डाइवर्ज करवा रहा होगा तो डाइवर्जिंग लेंस कहलाएगा। क्या बात समझ पा रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं हम? अरे बोलो यार। हाँ सर। तो मान लो बच्चा पार्टी कि हमारे पास ये हमारा कोई कौन, ये कन्वर्जिंग लेंस है ये, और ये हमारा इसका कोई प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर कोई पैरेलल रेज अगर आता है तो ये बताओ कन्वर्जिंग को कुछ इस तरह से कन्वर्ज करवाएगा, तो पॉइंट यहाँ पे कन्वर्ज करवा दो। बता दो, एक रेज और लेते हैं नीचे, ये कुछ न्यू रहा होगा। अरे वो शिवगामी तुम आई जी, कहाँ गायब हो?
बहुत भाई खतरनाक आदमी है, ये पढ़ती नहीं है, ये बस ज्वाइन करके निकल रही है साइड से, मजे कर रही है, शाबाश। फ्यूचर बहुत तुम्हारा चकोर हो गया, तुम्हारा पृथ्वी चकोर हो गया, गोल नहीं है तुम्हारा, ये समझना। यहाँ पे इस जो पॉइंट का नाम है, इसे तुम सिंपली या तो आप एफ बोल रहे होगे, या आप पता है एक पटनावादा में एक टीचर हैं, उनका नाम है आनंद प्रकाश शायद नाम है। तो गांव घर के ही लोग ज्यादा जाते थे वहां पढ़ने के, जाते थे मैथ्स वगैरह, तो उसे ऐसे करते थे, बउआ तोहर शकलिए देख के लग रहा है कि तोहर पृथ्वी चकोर हो गेलो है, तोहर भविष्य नहीं ठीक दिख रहा है, पढ़े ले स्टार्ट कर दा। वही ये शिवगामी है, ये वाला। बताओ इसे हम क्या बोलेंगे, या तो एफ बोलो इसे, या तो हमारा F2 बोलो। और इसका अगर हम कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहोगे तो तुम F2 कॉमा 0 लिख रहे होगे, या फिर से सिंपली हमारा F कॉमा 0 लिख रहे होगे। क्या बात समझ पा रहे हो, बोलो। अगर मान लो बच्चा पार्टी, अगर यही कहानी अगर हम डाइवर्जिंग लेंस के लिए लिखना चाहें तो क्या तुम लिख रहे होगे ऐसा, ये बताओ। ये सबको हटा डालो, और यहाँ से इसको डाइवर्ज करवाओ। चलो हम डाइवर्ज करवा देते हैं, कुछ यूं डाइवर्ज करेगा यहाँ पे, ये कुछ ऐसा ये होता था, ठीक है। बताओ यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसका, ये इसी को क्या बोलोगे आप, F2 कॉमा 0 बोल दो बच्चा पार्टी, या फिर सिंपली आपका F कॉमा 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो एक बात समझना, जो हम तुम्हें साइन कन्वेंशन पढ़ाए थे कहाँ पर, मिरर के लिए, कि हमेशा जिस साइड से अलोंग रेज को इंसिडेंट करवाओगे उधर के डायरेक्शन को ही तुम्हें हमेशा पॉजिटिव मानना। ये बात आगे हम फिर से बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत काम करेगा। तो यहाँ बताओ कि अगर तुमसे हम पूछे कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस पॉजिटिव की निगेटिव, बोलो यार। बोलो यार। बताओ यहाँ क्या बोलोगे आपका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वर्जिंग, of a converging lens is positive while 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 ऐसे लिखते हैं आपका पॉजिटिव, एंड that of diverging lens, that of diverging lens is negative। और तुम्हें एक बात और बताए थे कि बताओ कि फोकस और जैसे वहां पोल आया करता था, तो यहाँ बताओ पोल की जगह हम कौन से पॉइंट ले रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अरे बोलो यार, ऑप्टिकल सेंटर। तो हम तुमसे पूछते हैं, बताओ कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, जिसे आप प्रिंसिपल फोकस भी बोला करते हो, बताओ उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, क्या फोकल लेंथ नहीं बोल देंगे। अच्छा, ये हमारा क्या होगा, ये इसको बोलेंगे स्मॉल एफ से ही दिखाया करेंगे, और ये स्मॉल एफ क्या होगा, फोकल लेंथ के बराबर। तुम यहाँ पर दिखाओगे तो ये हमारा आज फोकल लेंथ है, यहाँ पे दिखा दो आपका, ये हमारा क्या है एफ, ये हमारा है फोकल लेंथ। यहाँ पर क्या होगा हमारा, एफ का जो मॉड होगा हमारा, वही क्या होगा आपका फोकल लेंथ के बराबर। सेम काम यहाँ भी कह सकते हो कि एफ का जो मॉड होगा वो हमारा फोकल लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कहने की जरूरत है कि बताओ कि जो फोकल लेंथ होगा वो डिस्टेंस बिटवीन हमारा क्या फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, कहने की जरूरत है। लेंस इज निगेटिव। चलो तो यहाँ एक बात यहाँ लगा के स्टार लगा के लिख देते हैं, आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, मतलब आपका कौन सी बात करना है, आपका प्रिंसिपल फोकस F2 एंड ऑप्टिकल सेंटर, इज known as focus, या is said to be focus, said to be
फोकस, फोकस बोल रहे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। क्या आगे बढ़ सकते हैं? अब हम लोग आता है आपका फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस क्या होगा? ये कैमा टर्म्स था जी, तीसरा था कि चौथा था? तीसरा हो गया, चौथा टर्म से। यहाँ पर आपका फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस, फर्स्ट फोकस का जस्ट ऐसा उल्टा करो। प्रिंसिपल एक्सिस पर वह पॉइंट जहां से लाइट को इंसिडेंट करवाने पे आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए। तो बताओ क्या हम बोलेंगे? आपका फर्स्ट फोकस एन इंसिडेंट रे, एन इंसिडेंट रे, एन इंसिडेंट रे intersecting the principal axis, intersecting the principal axis at a point, it becomes, parallel to, principal, axis after refraction, through lens, after refraction through lens, then that point, is named as, first focus। फर्स्ट फोकस कुछ नहीं करो, पता है क्या? उसी का जस्ट उल्टा कर दो। जहां पर इंसिडेंट ये रिफ्लेक्ट कर रहा था, किस पे? आपका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, उसी का जस्ट उल्टा रेज को रिवर्स करो। हम बताते हैं हम क्या बोल रहे हैं। मान लो कि ये हमारा कोई कन्वर्जिंग लेंस, ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग। हम एक काम करो, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला, और एक रेज तुम लो ऐसा, ये पॉइंट पर हमारा, यहाँ हमने इंसिडेंट करवाए इस पॉइंट से। हमने क्या देखा कि यह पॉइंट पर इंसिडेंट करवाने के बाद ये जो रेज हमारे हैं वो पैरेलल हो जा रहे हैं, ये पैरेलल हो जा रहे हैं। बताओ, ये वाला कुछ इस तरह से। तो यही इस पॉइंट का नाम हमें फर्स्ट फोकस बोले, जिसे हम F1 ही लिखा करेंगे हमेशा, हमेशा F1 ही लिखा करेंगे। अच्छा बताओ, अगर हम इस रेज को अगर उल्टा कर देते तो यही हमारा F1 का F2 नहीं बन जाता? बोलो। हाँ। ठीक है, ये कुछ हटा दो ऐसे। और इसके लिए अगर तुम बोलो कि हमने क्या कहा कि एक रेज ऐसे भी, ये मान लो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कुछ ऐसे है।
बताओ यहाँ से रे हम अगर इंसिडेंट करवा रहे हैं तो ये कुछ हमारा पैरेलल होगा। तुम बताओ कहीं इसका जो हमारा फर्स्ट फोकस है कहीं यहाँ पे है हमारा फर्स्ट फोकस कि नहीं, बताओ बोलो। हाँ सर। ये हमारा फर्स्ट फोकस F1 होगा। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। जरा सा हम एक बात कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। देखो कुछ पूछना तो बताओ हमें इसमें। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आ जाओ। यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखना, अच्छे से समझना। साइन कन्वेंशन क्या होगा जब हम लोग आगे एक फॉर्मूला आएगा जिसे हम कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। जब वो हम पढ़ेंगे तो वहां पर दो R1 R2 आएगा, मतलब दोनों सरफेसेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। वहां पर R1 हमेशा क्या होगा कि सरफेस 1 के लिए बोला जाएगा, और जो R2 होगा वो सरफेस 2, मतलब हमें पता है क्योंकि लेंस में मेरा लेंस जो है आपका वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से मिलकर के बना है। तो वहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा ये वाला हमारा सरफेस 1 है और दूसरा वाला हमारा सरफेस 2 है। उसके लिए क्या करना है, तुम्हें एक बात समझना कि मान लो कि हमारे पास ये कोई हमारा कन्वेक्स लेंस था। तुमने क्या किया ना, तुम्हें अगर मान लो अगर लाइट इधर से इंसिडेंट अगर करवाते हो, इतना तो पता है तुम्हें कि अगर इधर की ओर इंसिडेंट हम करवा रहे हैं, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमारा इधर की ओर मानना होगा, और ऊपर की ओर तो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस रहेगा ही रहेगा। कोई दिक्कत तो बताओ हमें, क्या समझ पा रहे हो बतिया, बोलो। हाँ सर। ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी अब समझना कि तुम हमेशा सरफेस 1 उससे ट्रीट करोगे जिस सरफेस पे रेज पहली बार इंसिडेंट हुआ है। तो बताओ ये वाला क्या, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका ये क्या हमारा इंसिडेंट फेस है। ये इंसिडेंट फेस है। इंसिडेंट फेस का मतलब क्या आपका, कि जिस पर, या इसलिए अंग्रेजी में ऑन विच रेज आर इंसिडेंट, रेज आर इंसिडेंट। इसे हम हमेशा ट्रीट एज ट्रीट एज फर्स्ट सरफेस, ट्रीट एज फर्स्ट सरफेस। और जब फर्स्ट सरफेस होगा बच्चा पार्टी तो इसका जो रेडियस होगा हमारा, वो बताओ R1 होगा कि R2 होगा, R1 होगा। अरे बोलो यार, ये हमारा R1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। अरे समझ पा रहे हो सभी लोग। हाँ सर। ये बताओ अगला हो गया। अगर मान लो यही चीज अगर ऐसा हो जाता, मान लो कि इसको हम ऐसे कर देते, ये वाला कुछ ऐसे हम मान लेते, ये बताओ। और रेज हमने क्या करे ना, आज रेज को हमने इधर से इंसिडेंट करवाया, तो आज हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर हो जाता, और आज हमारा सरफेस 1 यह ट्रीट कर रहे होते इससे। क्या बात समझ पा रहे हो, ये हमारा सरफेस 1 हो जाता, और इसी का जो हमारा आपका रेडियस होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वह हमारा R1 का काम कर रहा होता, और इसका रेडियस हमारा R2 का काम कर रहा होता। क्या बात समझ पा रहे हो। तो देख रहे हो तुम, आपका जैसे ही इंसिडेंट रेज का डायरेक्शन बदलता है, वैसे ही R1 और R2 का मीनिंग भी बदल जाता है। क्या समझ पा रहे हो। इस सब हम लोग सवाल में यूज करेंगे, छोटी छोटी बातें मगर बहुत बड़ी बड़ी है। कोई दिक्कत तो बताओ हमें। हम यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे और अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ पता है ऑलरेडी, हम लोग सीख चुके हैं सब कुछ। यहाँ पर हेडिंग डालो रे डायग्राम, रे डायग्राम। रे डायग्राम, एक बात बताना, पहला लेते हैं हम आपका, अरे चचा बन जाए ये ऐसे। तुम हॉस्टल में नहीं हो कृतिका क्या जी। कृतिका, अब कृतिका भी गायब हो गई है।
नहीं सर है। बोल कहाँ रही तुम, हॉस्टल में ही हो? हाँ सर बोल तो रहे हैं। वो कहाँ गई है, सिमरन कहाँ गई है? नहीं सर। तो बोल कहाँ रही थी महेशमती वो? सर हम अभी नहीं थे हॉस्टल में। तुम गायब ही रहो, तुम पढ़ लिख लीजिए। आओ इधर, ये हमारा यहाँ से हमारा बताओ कि मान लो कि पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि अगर कोई रेज अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा होगा, तो तुम्हें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो विदाउट रिफ्रैक्शन क्या करेगा, हमारा आगे चला जाएगा। तो एक पॉइंट ये वाला ध्यान रखना है। ये कुछ ये डायग्राम, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगा कहाँ पर, जब हम लोग बनाएंगे रेड, जब इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तब। वही सेम काम यहाँ पे करो। एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसके कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा ध्यान रखना कि अगर मान लो ये वाला, अगर हमें, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, कि अगर कोई रेज हमारा अगर पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो तुम ही बताओ कि कहाँ पे जाएगा ये, फोकस पे कट करेगा नहीं कटेगा? हाँ और ये सर। कौन सा होगा, प्रिंसिपल सेकंड या फर्स्ट? सेकंड फोकस। ईशान हो यहाँ पे तुम ये बताओ, ये हमारा कुछ ऐसे जा रहा होगा आपका, ये वाला हमारा F2 होगा। ये बात ध्यान रखना, उसी काम यहाँ पे करो। जब ये वाला अगर हमारा ऐसे कुछ जा रहा होगा, ये कुछ यूं, ये कुछ यूं जाएगा, ये वाला तो ये हमारा क्या होगा आपका F2 होगा। दूसरा ये ध्यान रख लेना। तीसरा होगा आपका, ऐसे इससे दो से ही हमारा काम चल जाएगा, तीसरा का कभी जरूरत पड़ेगा नहीं, इसी का जस्ट उल्टा कर दो और कुछ नहीं। ठीक है, तीसरा हमारा चलो बना ही डालते हैं, इसी को उल्टा बस कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट फोकस हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये हमारा आपका इंसिडेंट करवा दो, ये हमारा फर्स्ट फोकस कुछ ऐसे चला जाएगा। क्या समझ पाए? बोलो। हाँ सर। देखो ये चीज हमारे पास थे। अब हम लोग चलेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला के पास। ठीक है, इतने टर्म की हमें आने चाहिए और लेंस को सीखने के लिए। फर्स्ट फोकस क्या है, सेकंड फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, फिर तुम्हारा नेचर के बात पूछो तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या होगा। जब नेचर को हमें पता चल गया तो हमें यह पता चल गया कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस हमारा कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव होगा, डाइवर्जिंग के लिए हमारा नेगेटिव होगा। अब हम अपनी मर्जी से हम चाहते हैं कि बताओ अलग अलग फोकल लेंथ का, अलग अलग फोकल लेंथ या अलग अलग फोकस भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हमें बता, अगर फोकल लेंथ बोलते हैं तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। हमें अगर बनाना हो तो हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं, 10 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का हम यूज करके, इस फॉर्मूले को यूज करके, तो उससे ही हम बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। और लेंस का 90% चीजें इसी पे डिपेंड रहेगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला पे ही भर भर के। चलो हम समझाने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे हेडिंग डालो लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला।
तो बुक वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर क्या कर देगा ना कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या करेगा, दो एक सर्टेन मीडियम में रख करके लेंस मेकर फॉर्मूला को डिफाइंड कर देगा एक सर्टेन मीडियम में। मगर यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे आपका, वो आपका हम तीनों अलग अलग मीडियम के लिए पढ़ेंगे। मतलब एक ऐसा लेंस है जिसके लेफ्ट साइड कोई और मीडियम रखा हुआ है, वो कैसे आएगा, जब हम लोग ना एडवांस से कुछ सवाल अच्छे से बेहतरीन बेहतरीन सवाल आए हुए हैं अपने लेंस मेकर्स फॉर्मूले से, हम लोग क्लास में डिस्कस भी करेंगे। तो वहां पर क्या हुआ कि दोनों साइड मीडियम अलग अलग करेगा, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज डायरेक्टली कर सकें। हाँ, अगर स्पेशल केस हो गया तो हम म्यू वन और म्यू थ्री जो हमें बताएंगे हम क्या बोल रहे हैं, दोनों का वैल्यू आपस बराबर पुट करेंगे। जैसे एक बात बताओ कि मान लो कि हमारे पास कोई एक कॉनकेव हम मिरर ले लेते हैं, एक लेंस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बड़ा बन गया है। ये हमारा लेंस है, ठीक है। हमें पता है कि इसका इतना मोटा थिकनेस नहीं होगा। मान लो कि ये हमारा एक एक्सिस हम थोड़ी देर के लिए इसे मानते हैं। मान लो कि ऐसा आपका कि घर का जो मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है हमारा, वह म्यू टू है, यह आपका म्यू थ्री है, और इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस म्यू टू है हमारा, ठीक है। इसे हम बोल रहे हैं मीडियम वन, ये आपका मीडियम टू है, मीडियम टू बोल दो आपका, तो मीडियम नहीं बोलोगे तो चलेगा, रहने दो इसे। तो यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम चाहें तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, जो म्यू वन और म्यू थ्री हमारा, म्यू वन और म्यू थ्री हमारा, ये आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम ऑफ लेंस, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम ऑफ लेंस, ठीक है। और यहाँ पर अगर चुपके से अगर तुमसे पूछे बताओ म्यू टू क्या बोलोगे, तो बोलोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। जरा एक बात बताओ हमें कि मान लो कि हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रखा। अच्छा एक बात बताना, हम रेज इधर से इंसिडेंट करवाएंगे तो बताओ कि हमारा सरफेस ये वाला वन का काम करेगा और ये वाला हमारा टू का काम करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका सेंटर बना लेते हैं। बताओ कि अच्छा एक बात और बताओ, सरफेस वन का जो सेंटर होगा वो राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? राइट से। राइट साइड होगा। तो चला चलो यहाँ पे हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, इसे बनाने के लिए रहने देते हैं, जब जरूरत पड़ेगा तो बनाएंगे, क्योंकि फिर से हमें मिटाना ना पड़ जाए, क्योंकि उसी हिसाब से रिफ्लेक्शन करवाएंगे। मान लो हमारे पास बच्चा पार्टी यहाँ पर एक हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ है, जिसका आप कोऑर्डिनेट हम बोल रहे हैं आपका u कॉमा जीरो। अब कहने की जरूरत नहीं होगा कि तुम्हें u का हम डिस्टेंस नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलना है आपका x कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से हमने मान लो कि बच्चा पार्टी लाइट हमारा इंसिडेंट हुआ, चलो करवा देते हैं यहाँ से लाइट इंसिडेंट, करवाते हैं यहाँ से। अब तुम खुद बताना, जब हमने यहाँ पे इंसिडेंट करवाया है तो जरा बताओ कि जब इंसिडेंट हमने करवाया तो ये वाला इसके बाद हमारे नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा कि नॉर्मल के पास आएगा? तो कैसे, पहले रुक जाओ, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक नॉर्मल हम चुपके से बना लेते हैं सरफेस वन का। तो यहाँ पर जब नॉर्मल हम बना रहे होंगे आज, तो कुछ यूं हमारा ये बन रहा होगा, ये वाला ये बन रहा होगा। जरा बताओ हमें, अगर बन रहा होगा तो ये वाला अगर हम यहाँ पर C1 बोल दें और C1 का कोऑर्डिनेट अगर आज चुपके से अगर R1, 0 लिख दें तो कोई तकलीफ होना चाहिए? बताओ, नहीं होना चाहिए, अरे बोलो यार। नहीं। अब बताओ, हम मान के चल रहे हैं कि आपका भी फिलहाल के लिए कि नॉर्मल की तरफ ये मुड़ रहा है, ऐसा मान लेते हैं हम आपका, जरूरी नहीं कि मुड़ेगा ही मुड़ेगा, हो सकता है कि बाहर वाले मीडियम हमारा रेयर हो गया होगा, डेंसर हो गया होगा, अंदर वाला रेयर हो गया, नॉर्मल से 2 भी भाग सकता है। हम अभी फिलहाल के लिए मान रहे हैं, तो मान लो कि ये वाला हमारा रेज क्या किया, ये नॉर्मल की तरफ हल्का सा मुड़ा, और बताओ ये कुछ ऐसे जाएगा, ये वाला, ये वाला। अब बताओ अगर इसको अगर हम यहाँ पर अगर एक्सटेंड करें, थोड़ा सा और मोड़ देते हैं,
ये ऐसे। अब जरा बताना, जब सरफेस 2 पे हमारा रेज हमारा जो इंसिडेंट हो रहा है वह उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा, जो जहां पर इंटरसेक्शन करेगा। तो बताओ, अगर इसको अगर एक्सटेंड करके अगर हम यहाँ पर कट करवा दें तो बताओ यह वाला हमारा सरफेस 1 के लिए हमारा क्या V1 मतलब इमेज का काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। बताओ, क्या इसे हम I1 बोल दें? बोलो, अरे बोलो यार। अच्छा, इसी जरा और अच्छे से बना लेते क्योंकि इसमें दिक्कत ना हो जाए। रुक जाओ तो जरा। इसका नॉर्मल दूरी बना देते हैं कुछ ऐसे, तो अच्छा से देखिएगा। इसका नॉर्मल यहाँ बनाते हैं, ठीक है। ये वाला कुछ ऐसे चला गया, और यहाँ पर इसका नॉर्मल हम यहाँ पे बना लेते हैं कुछ ये सरफेस 2 के लिए। ये हमारे पास। अब बताओ, मान लेते हैं कि यहाँ के बाद ये क्या किया, जो ये रेज हमारे फाइनली कुछ इस तरह से यहाँ पे जाकर के यह इंटरसेक्ट कर गया है। जरा बताओगे हमें, बताओगे जो हमारा फाइनली हमारा इमेज बना है, क्या यहाँ पर ये वाला बना है जिसका कोऑर्डिनेट हम आपका फाइनली क्या लिख दिया आपका V, 0। क्या समझ पाए कि समझ नहीं पाए डायग्राम तक? बस इसका हमें रिलेशन निकालना है U, V और ER में। कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं बच्चा पार्टी, ये वाला अगर हम मान ले थोड़ी देर के लिए, अगर हम इसका, क्योंकि सरफेस 1 हम माने तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 होगा और ये वाला हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 होगा। यहाँ पर जो ये वाला हमारा, ये इसका सेंटर C2 है और ये वाला इसका सेंटर कहाँ कहाँ गया भैया, ये हमारा सेंटर C1 होगा। अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम आज अगर R1 माने हैं बच्चा पार्टी, इसका कोऑर्डिनेट अगर हम चुपके से अगर R1 कोमा अगर हम 0 लिखें तो कोई दिक्कत है? बताओ, ये वाला अगर हमें C1 इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो क्या सॉरी यहाँ पर R2 होगा और यहाँ पर हमारा R1, 0 होगा। कोई दिक्कत? बोलो, समझ पा रहे हो? अब एक बात तो देखो, यहाँ पर एक्चुअल में हुआ क्या है। हुआ यह है कि सरफेस 1 के बाद रिफ्लेक्शन होकर के दूसरा रिफ्लेक्शन हमारा सरफेस 2 से हुआ। हम ऑलरेडी ये सब चीजें तो पढ़ करके आ चुके हैं। अरे एक बात बताओ, एक गोताखोर था इसके अंदर, वो या बाहर की अगर बैठा हुआ है या फिर अंदर इसमें बैठा था, यहाँ पर एक मछली थी, तो 2 बार रिफ्लेक्शन, तो क्या हम 2 कर्व सरफेस पे लगातार कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन नहीं करवा के आए हैं अभी? उसी को कंबाइंड कर दिया है, हाँ या ना? हम चलते हैं आपका रिफ्लेक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस, एकदम आराम से समझना। हम पहली बात करते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू। नाउ रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। बताओ, जब फर्स्ट सरफेस हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे तो फॉर्मूला वही लगाओगे। कहोगे कौन सा मास्टर, तो बोलोगे μ2 बटा V माइनस μ1 बटा U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बटा कोई तकलीफ बताओ नहीं। चलो एक बात बताओ, एकदम आराम से समझना है। पहले बताओ, पहले सरफेस के लिए, एक सेकंड यार देखो वीडियो शूट हो रहा है भाई, चल रहा है। आज एक बात बताओ तो बताओ, यहाँ पर μ2 का काम μ2 ही कर रहा है, μ1 का काम हमारा μ1 ही करेगा। तब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका लेंस का। तो जरा बताओ कि अगर इसको हम लिखें तो सोचना, बताओ हमारा μ2 भी, बताओ भी कितना लिखें, सोच के बताना भी का वैल्यू कितना लिखें। अरे बच्चा पार्टी, फर्स्ट सरफेस के ये रिफ्लेक्शन कहाँ, इमेज कहाँ बन रहा है, ये वाला बन रहा है और हमें राइट साइड ही है, तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा ये प्लस V1 ही हम लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बताओ। अरे सभी लोग समझ पा रहे हो? और ये वाला अगर तुम लिखोगे, ये वाला देखो आपका, ये वाला चचा तुम ऐसे काहे हो जाते हो, ये R1 इधर लिख लेते हैं, ये वाला ये डिस्टेंस तुम कितना बोलोगे? क्या माइनस U नहीं बोल रहे होगे? बोलो। इसको ऊपर दिखा देते हैं आपका, ये हमारा R1 और ये हमारा R2। जरा बताना, ये वाला अगर डिस्टेंस अगर तुमसे हम पूछें तो ये बोलोगे कि मास्टर ये हमारा माइनस R2 है। और अगर ये वाला डिस्टेंस होता है, देखो जो भी डिस्टेंस यहाँ पर मेजर होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से होता है। हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, मगर थिकनेस इतना कम है कि यह पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर रहा है,
तो ये पूछने का जरूरत ही नहीं है कि सर हम ये जो डिस्टेंस है हम ओ से मेजर कर रहे हैं कि यहाँ से कि यहाँ से। अरे तीनों आपस में लगभग कोइंसाइड ही कर रहा है। ठीक है, आ जाओ। अगर हम तुमसे पूछे बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, चलो इसी में चिपका देते हैं। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस तुम बोलोगे आपका +r2, हाँ या ना, +r1 जी, +r1। कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं तो आगे जरा यहाँ पर रखो आपका। तो सो जब यहाँ पर रखने जाओगे, रितीसा समझ में आ रहा है भूगा, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। तो μ2/v1 माइनस μ1 का μ1 ही रहेगा। यहाँ पर u की जगह तुम -u रखोगे +u रखोगे, बताओ क्या रखोगे? हाँ जी। -u। और बताओ -u इज इक्वल टू यहाँ पर क्या रखोगे, μ2 माइनस μ1/-r। कोई दिक्कत है? बोलो। +r। क्या बोले? +r। +r1। ठीक ठीक, अब सही है। हाँ। इसका नंबर हमारा 1 है। नाउ तुम क्या करोगे, देखो हम बस ये करके बता रहे हैं, तुम्हारा इसका कभी भी तुम ये डेरिवेशन नहीं करोगे, इसका रिजल्ट तुम्हें याद रखना। हम भी करेंगे, बस हम करके बता देंगे देखो ऐसे हुआ, दोनों को हम सोल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा। हम क्या करेंगे बच्चा पार्टी, ये 1 और नाउ क्या करो, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू, नाउ रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस 2, रिफ्रैक्शन थ्रू सेकेंड सरफेस, सेकेंड सरफेस। यहाँ पर देखो तुम क्या करोगे, अब जब अगर लगाओगे फॉर्मूला हमारा क्या, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। जब ये तुम लगाओगे बच्चा पार्टी तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, μ2 का जगह आज कौन काम कौन कर रहा होगा, μ3। क्या इस समझ पा रहे हो सभी लोग? हाँ। जब ये काम हाँ करेगा सर। तो इसका लिखो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, μ3 अपॉन, अच्छा यहाँ पर प्लस भी रहेगा कि माइनस भी रहेगा, देखो आपका फाइनली में पॉजिटिव साइड ही बन रहा है, तो ले लो आपका भी माइनस μ1 की जगह आज काम करेगा μ2 अपॉन यू का काम कौन करेगा बताओगे, मैं यू का काम करेगा इसके लिए जो +v1 के बराबर। समझे कि नहीं समझे? बोलो यार। हाँ सर। μ2 का काम हमारा μ3 और μ1 का काम हमारा μ2, डिवाइड बटा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव की निगेटिव, सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा निगेटिव होगा, है कि नहीं? निगेटिव पॉजिटिव होगा, देख लो। हम सेकंड सरफेस की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा हमारा, यहाँ पर क्या रखेंगे माइनस r2। तो ये जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे, आफ्टर सोल्विंग तक करने की जरूरत नहीं है, बस बता दिए हैं। आफ्टर सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा एक रिश्ता मिलेगा, हमें याद है, तुम्हें भी याद रखना है, μ3/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। ये आता है। कुछ करना है तो 1 और 2 को ऐड करोगे तो आ जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला आ गया। जरा इसी को हम बताओ, ये वाला अच्छा यहाँ समझना आपका, यहाँ पर जो भी आपका μ3 μ1 r1 r2 v और u, क्या उससे तुम पहले से भली भांति अवगत हो कि क्या क्या है? अगर तुमसे हम पूछे भी क्या है तो भी क्या हमारा फाइनल इमेज, क्योंकि बीच वाले इसमें कोई मतलब है ही नहीं। अरे बीच में जो कहानी कर रहा है ये वाला कहानी तुम्हें कोई मतलब है नहीं है? अरे बोलो यार भाई, अरे बागा बिल्ला बोलोगे कि तुम लोग? हाँ सर। बताओ यहाँ से हमारा, अगर भी हम तुमसे पूछे तो भी हमारा क्या है, बोलोगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस
भी अगर यहाँ से बताओ कि R1 क्या है आपका, R1 क्या है हमारा आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस को डिसाइड करने का तरीका हम बता चुके हैं, जिसपे रेज इंसिडेंट हो रहा हो, हाँ या ना। फर्स्ट रिफ्रैक्टिव फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग लिखना चाहिए था जी, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरा हमारे यहाँ पर क्या है हमारा आपका जो R2 क्या है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग तुम्हें पता है क्या है, और यू तो हमें पता है आपका क्या है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बताओ अगर कुछ दिक्कत हो यहाँ तक। अब इसी का हम स्पेशल के देखो ये वाला डायरेक्टली इसे बहुत सारे हम तुम्हें सवाल सब्जेक्टिव करा के दिखाएंगे एडवांस का। ठीक है, एक साइड आपका एयर है, एक साइड हमारा क्या है आपका वाटर है। अभी कर सकते हो, देखो उसमें क्या यही कुछ पूछा है तो अगर डायरेक्टली कर ही नहीं तो अगर हम देखने तो सवाल कहाँ है क्या है? बना सकते हो। चलो एक सवाल कर पहले उसी से स्टार्ट ही करते हैं, देखो तब तक तुम लोग। हाँ तो जरा इसमें बस खाली एक केस जरा कर लेते हैं कि अगर हमारा कोई ये वाला जो लेंस है उस सर्टेन मीडियम में रखा हुआ है तब क्या होगा। ये कहाँ का भैया तुम, इसको हमने कर लिया कॉपी, इससे भी जरूरत नहीं पड़ेगा तो इसको ऐसे लिखे थे खाली इसको इस फॉर्मूले में। हमने क्या बोला कि स्पेशल के साथ हेडिंग डालोगे क्या, इफ लेंस इज प्लेस्ड इफ लेंस इज lens is placed in certain medium, in certain medium, that is that is that is that is बताओ कि μ1 इज इक्वल टू μ3 इज इक्वल टू म्यू के बराबर। कोई दिक्कत है, मतलब μ1 इक्वल टू μ3 लिखो। अरे जैसे आपका ये लेंस था ना हमारा ये वाला, चलो बनाओ ये लेंस, ये हमारा ऐसे लेंस था ये वाला तो यहाँ पर, अरे भाई बन जाए यार अच्छे से। ये हमारा मीडियम, इधर आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर की ओर μ1 ही है, और ये लेंस हमारा μ2 है। बताओ ये सराउंडिंग मीडियम दोनों की तरफ सेम है कि नहीं है। हाँ यहाँ पर बताओ क्या लिख रहे हो इसको, तो यहाँ जो फॉर्मूला, हाँ कुछ पूछ रहा है कोई बताओ। μ1 बटा भी माइनस, ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं जो हमने कॉपी किया था, इसी को कॉपी यहाँ पर पेस्ट मार लो। इसमें पुट करो μ1 इज इक्वल टू μ3 पुट करो, जहां जहां μ3 वहां पुट करो। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, μ1 बटा भी माइनस μ1 बटा यू
इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। यहाँ पर हम बच्चा पार्टी अगर μ3 का वैल्यू किसके बराबर पुट कर रहे हैं, μ1 के बराबर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी लिख लें μ2 माइनस μ1 लिख दें और डिवाइड बटा r2 लिख। समझ पाए क्या कि अरे माइनस साथ में कॉमन भी निकाल लिए, नहीं बुझाया, समझ आ गया जी। समझ गया। तो यहाँ से देखो एक चीज यहाँ से निकल के आएगा 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इंटू μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इंटू, बताओ क्या हमारा यहाँ पर बच जाएगा हमारा μ2 माइनस μ1। सो यहाँ से हमें जो चीज चाहिए था 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। जरा एक बात हमका बता दियो, ये हम, अरे भैया ऐसे बन गया ये वाला एक रिश्ता, तो इसे याद रखना, इसे हम बोलते हैं रिश्ता नंबर 1 बोल रहे हैं, रिश्ता नंबर 1। बच्चा पार्टी एक बात बताओ, नाउ एक काम हम कर रहे हैं, ये बताओ कि तुम, अगर हम खुद बताना कि अगर लेंस में अगर हम u का वैल्यू अगर माइनस इंफिनिटी रखें, मतलब रेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बताओ आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से पास करे नहीं करेगा। तो देन ये को हम क्या बोले, या तो तुम f2 लिखो या f लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो क्या v का वैल्यू हमारा f के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कुछ ऐसे देखो, अब ना हम इस लेंस का कुछ तो करना पड़ेगा, इससे थोड़ा लेंस इस अच्छा बन भी नहीं करता, टेढ़ा लंगड़ा बन जा रहा है। ये है इसे, ये ऐसे, ठीक है। बताओ अगर यहाँ पर रेज अगर हम ये वाला पैरेलल लें, अगर ये वाला रेज हमारा कुछ ऐसे, तो अगर ये वाला बताओ, तुम खुद बताओ कि जब पैरेलल रेज आता था तो ये कहाँ से कट करता था, फोकस से कट करवा दो। यहाँ से बताओ वही काम यहाँ पे करो, ये वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ से कट करवाओ इससे, ठीक है, ये वाला कट करवा दो कुछ नहीं। तो बताओ इसी का नाम हमारा, या तो तुम f1 बोलो या फिर इसी को क्या तुम बोल रहे थे, f बोल रहे थे। बताओ जब हमारा u का वैल्यू माइनस इंफिनिटी है और v का वैल्यू f है, तो पहले वाले रिश्ता में पुट करो, 1 बटा v की जगह हमारा f पुट करो, u की जगह आपका u पुट इंफिनिटी पुट करो। तो यहाँ से हमें जो रिश्ता मिलेगा वो क्या मिलेगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ में प्यारा सा एक रिश्ता मिल रहा है 1 बटा एफ इज इक्वल टू μ2, क्योंकि 1 अपॉन इंफिनिटी 0 होगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 के बराबर। ये वाला इसी को बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अपने मर्जी से हम आपका फोकस को फोकल अपने डिजायर्ड फोकस के अनुसार से हम लेंस को डिराइव बना सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस। और कुछ ना कहा तो सिंपली तुम फोकस भी अगर हम बोलेंगे, तुम्हें क्या समझना है, आपका प्रिंसिपल फोकस ही समझना है। हम तुमसे पूछत हैं, एक बात बता दी हमका कि μ1 का वैल्यू क्या है हमारा, तो क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम in which lens is present या lens is placed। अगर तुमसे हम पूछते हैं कि बताओ कि r1 का वैल्यू कहाँ लिखोगे, तो क्या बोलोगे। अच्छा पहले μ2 के बारे में लिख लो, μ2 हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस बोल दो। ये क्या हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस या सिंपली लेंस भी बोल सकते हो। और देखो ये वाला हो गया हमारा, और R1 R2 तुम्हें पता है, R1 कहने की जरूरत है ही नहीं, हमारा क्या होगा, R1 तुम्हारा ऑलरेडी पता है क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। और तुम्हें फर्स्ट सरफेस और सेकेंड सरफेस हम किस तरह से डिसाइड किए थे ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, कहने की जरूरत नहीं है। R2 हमारा क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड सरफेस।
सेकेंड सरफेस है। और जरा इस चीज को हम मान लेते हैं कि ये हमारा रिश्ता नंबर 2 है। तुम पहला और दूसरा रिश्ता को अगर कंबाइंड करोगे तुम पाओगे उसका आरएचएस बराबर है तो हमारा एलएचएस भी बराबर होगा। तो सो यहाँ पर तुम एक चीज लिख रहे होगे कि सो फ्रॉम रिश्ता नंबर 1 एंड रिश्ता नंबर 2 देन वी गेट क्या हमारा मिल रहा है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये तुम 10th क्लास में पढ़ करके आए हो, तुम यही पढ़ के आए हो इतना, ये वाला। इसी को हम बोलते हैं आपका क्या लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला। लेंस इक्वेशन और लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। एक चीज में बच्चा पार्टी पढ़ाए हैं अभी, बताओ कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर फोकस हमारा पॉजिटिव हुआ तो बताओ क्या होगा, कन्वर्जिंग डिसाइड करेगा। और आपका अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस नेगेटिव हुआ तो उसका नेचर क्या होगा हमारा, आपका डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, उल्टा बोल दीजिए। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो कन्वर्जिंग, अगर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस नेगेटिव तो डाइवर्जिंग, हाँ या ना। हाँ इसके बाद ना अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, बस अगली क्लास में हमारा सवाल बचा हुआ है, सवाल बता करके मैग्निफिकेशन का कुछ चीजें हिस्से, और एक क्लास और लग ही जाएगा यार, 2 क्लास अभी चाहिए हमें भाई, बहुत कुछ है भाई इसमें बताने लेंगे इसमें। अच्छा एक बात बताओ, कल सुबह तुम लोग क्या कर रहे हो, रिति साहब तुम कल सुबह उठ जाएगी, ठीक है। वो अति कर लें और तुम जल्दी से खत्म हो जाता ऑप्टिक्स कल, और एक क्लास थर्सडे को ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा, संडे को हम टेस्ट भी साथ में ले लेंगे, और बाकी जैसे करंट चल रहा है तो चलेगा ही चलेगा। तो कल सुबह में तुम लोग का केमिस्ट्री का क्लास है जी, अति अब क्या नहीं कहते- सर, शाम को। और इसका क्या कहते हो मैथ्स वाला, हाँ सर, वो है 10 बजे से। तो 10 से 7:30 साढ़े 9 तो कर ही सकते हो। हाँ सर। ईशान कोई दिक्कत कर लें कल, हाँ सर कर सकते हैं। तो उठ जाना 7:30 बजे सभी लोग, ठीक है, मैसेज नहीं करेंगे, और उठ जाना कितने? 7:30 बजे, 9:30। 7:30 से 9:30, हाँ ठीक है। ठीक है। कोई रितिका उठ जाएगी ना छोटकू, हाँ सर। हाँ उठ जाना, कुंभकर्ण तुम सोती बहुत ना है दीदी, हम उठ जाते हैं 5। तो 6 क्लास रख लें। रख लीजिए। अरे वाह, बाकी का नींद क्यों खराब करें, चलो ठीक है। तो बच्चा पार्टी आज इतना ही रहने दो हम लोग, कल और एक क्लास 2 क्लास में हमें खत्म करना है, कल हम लोग लगभग चीजें निपटा देंगे। इसके बाद हम लोग का एक चीज बचता है आपका ना कि मिरर और लेंस कॉम्बिनेशन, वो भी एक अच्छा टॉपिक है। उसके बाद आपका कटिंग ऑफ लेंस, तो हल्का सा 10 मिनट का काम है, बताएंगे क्या क्या इंटेंसिटी वगैरह कैसे चेंज होता है, हो गया, और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बच्चा पार्टी ठीक है, जा सकते हो आज हम लोग, कल सुबह में 7 साढ़े 7 बजे आ जाना, हम कहेंगे नहीं, चलो ठीक है, जाओ, बाय। बाय बाय।